एक अध्यापक से अपेक्षा की जाती है वो सड़क पे खड़े होकर चाट नहीं खाएगा, चाय की दुकान पे बैठ के चाय नहीं पिएगा, पान मसाले की दुकान पे पान और पान मसाला और सिगरेट नहीं करेगा। प्रयास मैंने नहीं किया, 40 वर्ष में कभी भी सड़क के ऊपर हमको किसी लड़के ने देखा नहीं। आपकी 2 आंखें देख रही हैं 1000 बच्चों को, वो 2000 आंखें देख रही हैं आपको अकेले। हमारा बच्चा कंपटीशन के लिए ईयर बुक रट लेगा, लेकिन आप स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम अगर उसको दे दोगे तो उसको एक्सप्लेन करने में उलझ जाएगा। एक आदमी का नाम जब किताब में लिख जाता है तो फिर आसानी से हटता नहीं। हमने एनसीसी से उस समय इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद प्रधानाचार्य के पद के ऊपर आसीन हो गए। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटास्टिक की इंटरव्यू सीरीज आज विद उज्जवल। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस वक्त हमारे स्कूल में एक गेस्ट आया करते थे जिसका हमें बहुत इंतज़ार रहता था उनके बोलने का। वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या स्कूल का कोई भी एक स्पेशल प्रोग्राम होता था और उसमें जब हमारी गैदरिंग होती थी तो उस गेस्ट का हमें बहुत इंतज़ार रहता था, क्योंकि वो ऐसी बातें करता था जो दिल छू जाती थी, ऐसी चीज़ें हमें बताता था जिनको लगता था कि इनका अनुसरण हमें करना चाहिए। आई एम सो प्राउड कि वो गेस्ट आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं मेजर एनसी टंडन सर, केके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, वहीं पे टीचर भी थे। उसके साथ ही कन्नौज में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े, तमाम काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े, बहुत कुछ काम किया और कन्नौज में मुझे नहीं लगता आज वो किसी परिचय के मोहताज हैं। हमारे साथ हैं एनसी टंडन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सवाल तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, बस एक कंसल्टिंग होगी। चीज़ें हम जो कुछ सोचते हैं जैसा, उनसे आपका सोचने का नज़रिया चाहेंगे। आप टीचिंग डिपार्टमेंट से रहे, शिक्षक वर्ग आपके समय का और आज के समय का लगभग चेंज हो चुका है, क्योंकि वो एरा कुछ और था और आज का एरा कुछ और हो गया है। तमाम काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स भी आ गए हैं, तो टीचिंग का नज़रिया बदला है, बच्चे भी उस हिसाब से नहीं रहे हैं। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के जगत में बहुत से परिवर्तन हुए। जब हम लोग सेवा करने के लिए यहाँ आए थे सन 69 में, हमने कन्नौज में केके इंटर कॉलेज, जिसका पूर्व नाम एस इंटर कॉलेज था, उसमें एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था जी। उस समय में जो भी छात्र हमारे लोगों के संपर्क में आए और पढ़ने के बाद वो आज अलग अलग पदों पर आसीन हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिसर्च गाइड है जी, आज भी वो मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय की पद्धति और आज की पद्धति में अंतर हो चुका है। उस समय में मोबाइल की दुनिया नहीं थी, उस समय गूगल का ज्ञान नहीं था। हम लोग कक्षाओं के अंदर जब जाते थे तो अपनी तैयारी करके विषय के बारे में और विषय के साथ साथ उससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में छात्रों को, छात्राओं को बताया करते थे जी। आज की स्थिति यह है कि आज हमारे पास इतनी ज़्यादा शाखाएं हर विषय से निकल के चली आई हैं कि छात्र के पास बहुत से ऑप्शंस हो गए, और उन ऑप्शंस के साथ ही साथ उसकी दुनिया आज क्लासरूम से निकलकर गूगल लैपटॉप और गूगल ये मोबाइल के अंदर बस गई जी। उसको देखने को बहुत कुछ मिल गया, और हम इसको कहने में कतई संकोच भी नहीं करेंगे कि हमारे साथी भी अब शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार का प्रयास नहीं करते जो प्रयास हम लोग तब किया करते थे। आदमी ये कह सकता है कि उस समय में वो वांछित था, अब वो वांछित नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि छात्र भी सीरियसली सुनने को तैयार नहीं होता, शिक्षक भी उतना योगदान नहीं देता। कारण यह है कि छात्र के दिमाग में एक छवि बनी है कि हर प्रश्न का उत्तर हमको गूगल से मिल जाएगा और घर जाकर के वो देख लेता है। आज उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो शिक्षा के द्वारा हम छात्रों को मोटिवेट कर देते थे, कहाँ जा सकते हैं, काउंसलिंग करके उनको बता सकते थे तुम्हारी रुचि किस विषय में है, तुम भविष्य में क्या बन सकते हो, उस चीज़ का अभाव आज विद्यालयों से खत्म हो गया है। बाहर एजेंसियां चालू हो गई जो काउंसलिंग करके बच्चे को बताती हैं तुम क्या बन सकते हो, क्या बनो जी। इसके बाद उनका एक केंद्र बन गया है दिमाग के अंदर, हमको यही करना है। उनको अपने IQ लेवल का पता नहीं है, उसके बावजूद वो प्रयास करते रहते हैं, और प्रयास करने के बाद अगर किसी तरीके से वो अचीव भी कर लेते हैं तो उसके बाद की जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उसकी उन समस्याओं के बाद खुद कुंठित होकर गलत कदम उठाने के लिए बाध्य होने लगते हैं। हम लोगों के समय में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती थी। जो बच्चों को समझाते थे, जो बनते थे, और उसके बाद वो लक्ष्य निर्धारित करते थे, और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आज भी वो अपने क्षेत्र में निपुण होकर के
नाम रोशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर भावना उसी प्रकार से बनी हुई है। केवल चूंकि विद्यालय हमारा बहुत पुराना है जी, केवल कन्नौज में ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न प्रांतों में हमारे संज्ञान में है जो पढ़ाए हुए छात्र बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं और मौजूद होने के बाद वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से सेवारत लगे हुए हैं, काम करते जा रहे हैं। दूसरी बात, पहले के समय में हमारे जो छात्र होते थे उनका गुरु के प्रति सम्मान का स्तर अलग था। आज के समय में उस सम्मान का स्तर बदल चुका है। उसके दोनों कारण हैं। केवल हम छात्र को दोष नहीं देते, केवल हम शिक्षक को दोष नहीं देते। शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में अपने विषय की तैयारी करके यदि विषय पे कमांड है तो आज भी छात्र उसका वही सम्मान करता है जो सम्मान तब करता था। लेकिन अगर उसको विषय का कमांड नहीं है, उसको किताब पे आश्रित होना पड़ता है या उसको किसी दूसरे माध्यम से शिक्षा के लिए उसको सलाह देनी पड़ती है, तो निश्चित रूप से छात्र के दिमाग में उस शिक्षक की छवि वो नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। तो इसमें दोनों ही लोगों का योगदान जब मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक जब बनेंगे, तभी जाकर के ये सुधार होकर के शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। जी, अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी, गूगल से पढ़ लेते हैं। एक हम इसको पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, मैं जो इस पे सोचता हूँ, बच्चा क्लास में सिर्फ एक टीचर से सीख सकता है। कोई मैथ का टीचर है, एक टीचर आएगा, डेली उसका पीरियड लगेगा और वो पढ़ा के चला जाएगा। बच्चा उसको कैच करता है नहीं करता है वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। जब वो घर पे आता है, यूट्यूब पे चीज़ें देखेगा, उसको तमाम काफ़ी सारे अलग अलग नज़रिए के टीचर मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पे उसको ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आए। तो ये चीज़ तो एक बहुत बढ़िया है। हाँ, बात आपका प्रश्न सही है। हम इस संबंध में यही कहेंगे, जब वो गूगल पे आश्रित हो जाता है तो कक्षा के अंदर वो टीचर की बात पे तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि गूगल पे जाके हम देख लेंगे। और उसका नतीजा ये होता है, हमने देखा है तरह तरह की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में एक टॉपिक के ऊपर बोलने वाले 10 बच्चे जो आते हैं, वो 10 बच्चे वही मैटर लेके आते हैं जो गूगल से पढ़ के आए हैं। उन्होंने किसी किताब को नहीं देखा होता है, किसी लाइब्रेरी को नहीं देखा होता है। इसके कारण उनका ज्ञान सीमित हो जाता है वहीं तक जो गूगल ने उनको परोसा है जी। इसलिए उनको कक्षा में अपने को कंसंट्रेट करना चाहिए, अध्यापक की बात सुननी चाहिए। उसके बाद जो कंसेप्ट आज खत्म होता जा रहा है लाइब्रेरी में जाने का, बच्चे किताब खोल करके लाइब्रेरी में जाके देखना नहीं चाहते, बच्चे टेक्स्ट बुक देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पका पकाया सामान गूगल के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उस कंसेप्ट को भी हमको जीवित रखना पड़ेगा ज्ञानवर्धन के लिए। अगर हम किताब नहीं खोलेंगे तो हमने जो आपको बताया अभी डिबेट वाली बात, ये हमने कई जगह पर देखा है। एक डिबेट में एक टॉपिक के ऊपर बोलने वाले 10 बच्चे वही मैटर बोल रहे हैं जो मैटर गूगल से पढ़ के आए हैं। सिर्फ उनके बोलने के ढंग में थोड़ा बहुत फर्क भले हो जाए, इससे स्पष्ट होता है कि गूगल हमको सीमित ज्ञान तक ले जाता है। उसके बाद की ज्ञान के लिए हम किताबों को नहीं खोलते। अच्छा, आज देखिए आप, कोरोना महामारी चल रही है, दौर बिल्कुल बदल चुका है। हम शिक्षक के नज़रिए या एक स्कूल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो बहुत से बच्चे हैं जिनको बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाई इस टाइम पे, वो तो पहुंच रहे हैं गूगल पर ही। तो आज वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट है, वो चीज़ अच्छी साबित हो रही है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। कोरोना महामारी के दौरान जी, हमारी सरकार ने निर्देश दे दिए, विद्यालयों से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई। जी, वास्तविकता अगर देखें तो ग्रामीण अंचलों में अभी मात्र 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ऑनलाइन टीचिंग के लिए एंड्रॉयड फ़ोन होंगे या लैपटॉप उपलब्ध होगा। बिल्कुल। उनके घरों में केवल नंबर वाले वही पुराने सिस्टम के फ़ोन हैं जिनके ऊपर से उनको टीचिंग में सहायता हम नहीं कर पा रहे जी। लेकिन कागज़ के ऊपर मैं इसको कहने में कतई नहीं चूकूंगा, हमारे जिला विद्यालय के स्तर से जनपद के अंदर ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। इसकी रिपोर्टें निश्चित भेजी जाती होंगी, जो सरकार को मालूम है कि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। मैं संपन्न पब्लिक स्कूल्स की बात नहीं करता, जहाँ पे संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, वहाँ भी 100% बच्चों के पास एंड्रॉयड नहीं होंगे। निश्चित रूप से 80-85% बच्चे वहाँ पर पढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं, साधन संपन्न हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों को भी ध्यान रखिए, चूंकि हमारे भारतवर्ष में अधिकतर छात्र छात्राएं ग्रामीण अंचलों में बसते हैं। भारत ही ग्रामीण गांव बसता है जी, और उसके बाद वहाँ पर हम ऑनलाइन टीचिंग को जो करना चाहते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग चालू कर दी। न लैपटॉप है, न उसके पास एंड्रॉयड है, न मोबाइल की सुविधा है। घर में एक मोबाइल फ़ोन है, उससे उसके पिताजी भी बात करते हैं, उससे बच्चे को पढ़ना भी है। अगर है तो वो क्या करेगा? हमारा सुझाव ये है कि भारत सरकार को चाहिए, अगर पूरा कोर्स एक कर रही है तो एक करने के बाद एक सेंट्रल से टाइम टेबल चलाए
हर प्रांत के लिए, और टीवी चैनल के ऊपर फलां चैनल को, घर घर में टीवी है, घर घर में साधन है, फलां चैनल के ऊपर ये टाइम टेबल पढ़ाई का चलेगा, उसको चलाए जिससे घर घर के अंदर हर बच्चे को पढ़ने को मिल सके, देख सके वो किताबों में क्या लिखा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। उसको भी सरकार ने किया, लेकिन वो सफल मुझे नहीं लग रहा अभी सफल हो पाया है। चालू किया है सरकार ने, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं आ पाया वो। नंबर 2, जो ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है, बहुत से विद्यालय के अध्यापक, हमको मालूम है, मैंने देखा है, जो किताब की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आप बताइए क्या ज्ञानवर्धन करेगा छात्र छात्राओं का? वो किताबी कीड़ा हो जाएगा, किताबी कीड़ा हो जाएगा। दूसरी चीजें, वो किताबों की जहां तक उपलब्धता की बात है, शुरू में किताबें नहीं मिल रही थी, अब उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया, फलानी जगह है, दिमागी जगह है, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, आए हैं नहीं आए, वो धीरे धीरे उपलब्ध होती जा रही है। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, जब तक विद्यालय में छात्र बैठ करके अध्यापक से नहीं सीखेगा, नहीं समझ में आएगा, तब तक उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सिस्टम बाजार, ये सरकार ने दिया जरूर सिस्टम कि ऑनलाइन टीचिंग की जाए, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये भी देखने कि इसका उपयोग कितना हम कर पा रहे हैं। जी, कोचिंग ऑनलाइन होती है, वही बच्चे जाते हैं करने के लिए जो संपन्न हैं, लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं, टेस्ट देते हैं, पढ़ते, लेकिन स्पेशली वो छात्र छात्राएं जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम पे जाते हैं। वरना आज भी 75% छात्र छात्राएं विद्यालय के अंदर उपस्थित अध्यापकों की पढ़ाई पर ही निर्भर हैं, और अगर विद्यालय में क्लास नहीं लगेंगे तो समस्या है। मैं जानता हूं इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि विद्यालयों को किस प्रकार से खोला जाए, किस प्रकार से चलाया जाए। ये महामारी हम आप सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, जिस प्रकार से इस समय भारतवर्ष में चल रही है, शीघ्र ये समाप्त होते नहीं दिखती। नहीं होगी, कम से कम जल्दी से जल्दी भी होगा तो अगस्त माह के अंत से पहले इसकी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वायरस वीक तो पड़ेगा जी, लेकिन टोटली इरेडिकेट नहीं होगा जब तक इसके लिए हम कोई वैक्सीन की खोज नहीं करते हैं। अभी तो हमारे वैज्ञानिक इसी में जूझ रहे हैं, विभिन्न देशों से जो रिसर्चेस हो रही हैं, कोई कह रहा है कि ये वायरस है, कोई कह रहा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तरह तरह के मैसेजेस चल रहे हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट बता रहे हैं। वास्तविकता क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह सामने लगा हुआ है। तब तक तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते विद्यालय खुलने की, सिवाय इसके कि अगर ऑनलाइन टीचिंग के बजाय आप विद्यालयों से कुछ काम, कुछ पाठ उनके हर क्लास के हिसाब से बच्चों को दे दें, जिसको बच्चे तैयार करने के बाद जब विद्यालय आपका खुले, असाइनमेंट हो, उनका टेस्ट की कॉपी जमा करें, देखें क्या किया क्या नहीं किया, आपको थोड़ा सा सहायता मिल जाएगा, छोटे में उस पाठ्यक्रम को दोहराने का तैयार करा देगा। वो सुविधा तो हो सकती है, बजाय इसके कि हम ऑनलाइन टीचिंग के बहाने बच्चों को लगाए हुए हैं, परोस क्या रहे हैं पता नहीं है, किताबें क्या हैं पता नहीं है, और ऑनलाइन टीचिंग साफ हो रही है। ये केवल हमारा मानना ये है, हम मन को संतोष दे लें ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये उसका फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो हमने स्कूली सिस्टम की बात कर ली। मुझे लगता है स्कूली सिस्टम को ये देखना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए। अब बच्चे भी ये देखेंगे, और आप चूंकि बच्चों के मेंटोर रहे हैं, तो उन बच्चों से आप इस टाइम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर भी एक, वो भी बड़े डिप्रेस टाइप के हो रहे हैं कि कब होंगी ये चीज़ें, कब स्कूल खुलेगा, बहुत पीछे जा रहे हैं चीज़ें, तो वो कैसे क्या इस समय कर सकते हैं? स्थिति इसकी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। बड़ी स्पष्ट स्थिति है कि अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जी, तब एक सूचना ये दी गई थी कि जो बोर्ड की परीक्षाएं रह गई हैं वो परीक्षाएं बाद में तिथि घोषित होगी, कराई जाएंगी जी। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया है कि बोर्ड की वो परीक्षा नहीं कराई जाएंगी। इवन 10th और 12th के बच्चों को, डिग्री कॉलेज के बच्चों को, पीजी और आपके ग्रेजुएशन वालों को, इनको भी ग्रेडिंग के आधार पर अगले क्लास में भेज दिया जाएगा। प्रश्न ये है कि इसकी महामारी के बारे में आपसे पहले कहा, हम अंधकार में हैं, कितना समय लगेगा हमको नहीं मालूम। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में हम कोई भी गाइडलाइन इसके ऊपर बना करके एक छोड़ नहीं सकते। हमको सिवाय इसके, मैंने आपसे पहले कहा कि इनको अगर हम गृह कार्य के लिए भले ही कुछ न कुछ काम उनके कक्षा से संबंधित, जिस कक्षा के वो छात्र हैं, दे दें, जिसका हम असेसमेंट बाद में करेंगे स्कूल खुलने पर, ये कह के सरकार ने एक कदम उठाया है, जो मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि कोर्स को कमी करी जा रही है। कोर्स की कमी से नुकसान तो छात्र का ही होगा। बिल्कुल भाई, जब कोर्स कम कर देंगे हम, तो कोर्स इसलिए कम कर रहे हैं कि विद्यालय लगने के दिन कम हो गए। जब विद्यालय लगने के दिन कम हुए तो नुकसान तो छात्र का ही हुआ, वो कंपटीशन में क्या करेगा। बिल्कुल। हमारा अपना सुझाव ये, कोर्स कम न किया जाए, कोर्स उतना ही रखा जाए, उस कोर्स में डिवीजन करके संबंधित विषय के अध्यापक
उस कक्षा के छात्र छात्राओं को गृह कार्य के लिए काम दें जी, जिसको वो कॉपी पे लिख करके करें। ठीक है। मेरा मानना यह है कि जिस समय पढ़ाई का सिस्टम ये कि जिस समय क्लास में हम अपने भाषण देते हैं किसी टॉपिक पे, तो बैठे हुए छात्र जो कंसंट्रेट होकर सुनते हैं 50% वो रिटेन कर पाते हैं। 100% रिटेन कोई छात्र नहीं करता है। IQ लेवल है 50 होता है, किसी 45 होता है, किसी 55 होता है। अगर वो उसको जा करके घर पर पुनः नोट्स के रूप में बना के या लिख करके पढ़ ले एक बार, तो 20-25% का इजाफा हो जाता है जी। वो 50% वाला छात्र उस विषय के ज्ञान में, उस चैप्टर के ज्ञान में 75-80% पे आ जाता है। ठीक है। और यही चीज डिफरेंशिएट करती है उसको मेरिट में लाने के लिए। ये तो डायरेक्शन आपने टीचर्स को दे दिए, स्कूल को दे दिए। मैं बच्चों की बात करना चाह रहा था। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे को निश्चित रूप से एंगेज रखना चाहिए। अगर एंगेज नहीं रखेंगे तो खाली दिमाग शैतान का, खुराफात में दिमाग भागेगा। और जब वो कंसंट्रेट हो जाएंगे तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि घर से बाहर जाने की बातें नहीं करेंगे। बच्चे को समझा के आप जितना काम करा सकते हो, उसको मार के प्रताड़ित करके काम नहीं कराया जा सकता। मार के प्रताड़ित करने के बाद बच्चे के दिमाग में एक छवि आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाथ मार लेंगे। वो छवि अच्छी चीज़ नहीं है। समझाने के बाद अगर उसको समझ में आ जाए कि नहीं ये बात हमको करनी चाहिए, हमारे भले के लिए है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि वो सही ढंग से काम करने लगेगा। जी। अच्छा, मैं आपके थोड़ा पर्सनली भी जानना चाहूँगा, ये जो आप मेजर लगाते हैं अपने नाम के आगे, इसका बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। बहुत से बच्चों, जैसे आप जाते हैं ना किसी स्कूल में एज एन गेस्ट, तो बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूज, जैसे आपको आर्मी ऑफिसर टाइप और ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि विद्यालयों में सरकार के स्तर से जी NCC को चलाने का एक योजना चलती है। NCC का मतलब नेशनल कैडेट कोर जी। और उसको चलाने के लिए जिन विद्यालयों में NCC की यूनिट्स हैं, वहाँ पर अध्यापक समुदाय में से ही वो चुन करके इंटरव्यू के माध्यम से एक टीचर को कमीशन की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। इसका ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल NCC के कमीशन ऑफिसर के लिए है, जो कामठी में, नागपुर के पास में है। अच्छा। वहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कमीशन करके लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। ठीक है। फिर निश्चित समयावधि में 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको रिफ्रेशर में जाना पड़ता है। उस रिफ्रेशर में जाके कोर्स आप पास करते हो 1-1 महीने के, तब आपको प्रमोशन मिलता है। जी। हम लोगों के समय में सबसे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट मिलती थी, उसके बाद लेफ्टिनेंट हुए, उसके बाद कैप्टन हुए, उसके बाद मेजर हुए। 15 साल में आदमी मेजर बनता है अगर वो सही ढंग से उस कमीशन की ट्रेनिंग के बाद रिफ्रेशर कोर्स करके अपने टेस्ट को पास करता जाता है। आपको उसके लिए पार्ट टाइम NCC ऑफिसर या एसोसिएट NCC ऑफिसर के रूप में विद्यालय के अंदर आप विद्यालय में सेवारत रहोगे, अपना पढ़ाई का काम करते रहोगे। आपको ये पदवी के साथ आप विद्यालय में रहते हो। उसी में मुझको मेजर की रैंक तक मैं चूंकि गया था, तो मेजर हमारे नाम के आगे लगता है। ठीक है। और इस रैंक के लिए चूंकि आप NCC के बच्चों को परेड करवाते हो, उस परेड के दिवस निश्चित हैं। हफ्ते में 2 दिन होगी, साल भर में 40 दिन की परेड होगी। 40 दिन की परेड के बाद बच्चे का B सर्टिफिकेट एग्जाम होगा, उसके बाद उसका C सर्टिफिकेट एग्जाम होगा। और तो बड़े फख्र की बात है कि NCC हमारे राष्ट्र के अंदर जी बहुत सारे फौजी ऑफिसर दे रही है। मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक विशेष अवसर प्रदान किया था NCC के कैडेट्स के लिए कि जिस बच्चे ने NCC का C सर्टिफिकेट B ग्रेड में पास कर लिया जी, उसको आर्मी ऑफिसर बनने के लिए रिटन टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाता है। चल रही है अभी तक वो? अभी भी वो योजना चल रही है। बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा वास्तव में फिजिकली स्टाउट है जी, NCC का अच्छा कैडेट रहा है और उसने C सर्टिफिकेट B ग्रेड में पास कर लिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा उसका सामान्य ज्ञान का स्तर भी ठीक है जी, तो उसके बाद कोई बहुत कठिन नहीं रह जाता उसके लिए SSB में जाकर के सेलेक्ट होना जी। और बहुत से बच्चे आज अचीव करके आर्मी में ऑफिसर बन के निकलते हैं, कमीशन ऑफिसर बन के। अच्छा, फिर हम आते हैं आपके मेजर वाली जगह पे। मेजर तक आए आप, फिर उसके बाद? मेजर तक आए, हमने विद्यालय में कार्य करना शुरू किया था सन 69 में, 69 में जी। उसके बाद 79 में हमने NCC में कमीशन के लिए इंटरव्यू दिए। ठीक है। सेलेक्ट होकर 79 में कमीशन ऑफिसर बने। कमीशन ऑफिसर बनने के बाद हम 2001 तक NCC में चलते रहे जी। इस दौरान बीच में जो भी कई एक अचीवमेंट थे जो बच्चों ने भी किए, बच्चों के साथ साथ हमने भी अपने स्तर पे किए। हम 2001 में जब कॉलेज में ही चालू थे तो हमको कॉलेज में सीनियर मोस्ट होने के नाते प्रधानाचार्य के पद का चार्ज मिल रहा था। अच्छा।
कानूनी रूप से हम 2 पद एडमिनिस्ट्रेटिव पद एक साथ नहीं रख सकते। जी। हमने एनसीसी से उस समय इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद प्रधानाचार्य के पद के ऊपर आसीन हो गए। अच्छा। क्योंकि प्रधानाचार्य का पद और मेजर का पद दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जी। तो हमने एनसीसी को छोड़ा वहाँ से और हम प्रधानाचार्य के पद पे आसीन होने के बाद 2001 से 2009 तक प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम करते रहे और 2009 में सेवानिवृत्त होने के बाद हम विद्यालय से बाहर आ गए। एनसीसी में हम जितने दिन भी रहे, हमने बच्चों के साथ ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों को कैंपों में भेजना, आगे इसके इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन्स में जाना, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन के बाद रिपब्लिक डे कैंप में जाना, मैं खुद भी गया। और वहाँ के बाद एक मौका मुझको और मिला कि एनसीसी का एक बहुत प्रेस्टिजियस कैंप होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का। उसके प्रोग्राम कई एक चलते हैं यूथ एक्सचेंज में, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम इनका होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कनाडा के साथ। इसको इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो 6 महीने चलता है। 3 महीने आप कनाडा में रहते हो, 3 महीने आप इंडिया में रहते हो। आपके साथ में एक ग्रुप होता है 7 बच्चों का। जी। मैं उस प्रोग्राम में भी जाने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने 90-91 में वो प्रोग्राम भी अटेंड किया, जिसमें 3 महीने में कनाडा में रहा अपने ग्रुप के साथ और 3 महीने इंडिया में रहा। कनाडा का कुछ एक एक्सपीरियंस बताइए। उस प्रोग्राम का एम यह है कि एक दूसरे के साथ रह करके उनकी जो संस्कृति की अच्छी चीज़ें हैं जी, उनको आत्मसात करना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब अच्छा है या उनके पास सब अच्छा है जी। वो डेवलप्ड हैं, हम डेवलपिंग हैं। हमारे उनके जाने के बाद जैसे हमको एक काम दिया गया कि दोनों के शिक्षण सिस्टम में क्या अंतर है। जब हम लौट के आए तो यहाँ पर हमसे सवाल किया गया ये मीटिंग में। हमारा सिर्फ ये कहना था कि हमारा और उनका शिक्षण सिस्टम बिल्कुल अलग है। हमारा सिस्टम है फर्स्ट नॉलेज देन एक्सपीरियंस जी, उनका सिस्टम है नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। जब नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस जब होता है तो बच्चा क्रिएटिव ज़्यादा होता है। फर्स्ट नॉलेज देन एक्सपीरियंस जब होता है तो बच्चा क्रिएटिव नहीं हो पाता। टाइम की भी बचत है इसमें थोड़ी सी। मैंने कहा ना वो क्रेमिंग करता है जी, रट करके। हमारा बच्चा कंपटीशन के लिए ईयर बुक रट लेगा, लेकिन आप स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम अगर उसको दे दोगे नहीं तो उसको एक्सप्लेन करने में उलझ जाएगा। उनका बच्चा ईयर बुक नहीं रट सकता, स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम को हल करके ले आएगा वो। बिल्कुल, ये दोनों के सिस्टम में अंतर है। अच्छा, ये आपने एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ एक सेंटेंस में बता दिया। एक सेंटेंस बताया आपको, एक एग्जांपल दिया हमने आपको। अच्छा, और भी वहाँ पे कुछ क्या चीजें रही आपने एक्सपीरियंस किया? बहुत सी चीजें हैं। हमारे कल्चर में जो चीज परमिटेड नहीं है वो चीज उनकी पार्ट ऑफ कल्चर है। अच्छा। हमारे पास एक चैलेंज था कि हमारा जो ग्रुप हमारे साथ गया है उस ग्रुप को हमको अपने कल्चर में बांध के रखना है। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारा पूरा ग्रुप हमारी संस्कृति के अंदर ही बंधा रहा, उस संस्कृति में बाहर नहीं। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा ओपनली माहौल है क्या? चीजें बहुत ओपन माहौल है। अच्छा, लिकर के मामले में फ्री है। अच्छा, 18+ कोई भी चाय लेकर पी सकता है। हमारे ग्रुप का कोई बंदा नहीं छूता था। आई नो, ग्रुप क्या, पूरी टीम का जी। हम लोग 3 ग्रुप की एक टीम बनती है। एक ग्रुप के ग्रुप लीडर हम थे, 2 ग्रुप के ग्रुप लीडर आर्मी ऑफिसर्स थे जी। एक तो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, कर्नल हो गए, उनकी भी डेथ हो गई अभी 1 महीने भर पहले। एक दूसरे रिटायर्ड कर्नल हैं, वो ऑलरेडी बेंगलोर में हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमारी टीम में कोई भी डिस्टर्बेंस किसी तरह का नहीं था। हम लोग का काम था जस्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स। बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, 3 महीने डिफरेंट फैमिलीज में रहते हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट फैमिलीज में रह के उसी फैमिली के अकॉर्डिंगली चलते हैं। बट हम उनको ये फील कराते रहते थे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आफ्टर 3 months यू हैव टू बी बैक ऑन योर मदरलैंड। बिल्कुल, इस 3 महीने में तुम अगर यहाँ के कल्चर में बह जाओगे, मैसेज बहुत गलत जाएगा। तो मैसेज गलत जाएगा, फिर वहां जाकर बदल नहीं पाओगे तुम। बिल्कुल, दे हैव टू फील इट। तो तुमको अपनी कल्चर भी रखना है, उनका कल्चर देखना है। अच्छा, उनका कल्चर कैसे क्या रहता था? जैसे ओपनली बताइए। हम लोग मिलते हैं जी, बड़े के पैर छूते हैं। बिल्कुल, वो खुश रहो कहता है, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। उनके कल्चर में गुड मॉर्निंग और हगिंग मीन्स जैसे हम लोग गोली मिलते हैं। इट मे बी फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, मेल टू मेल, एवरीबडी जी। बट दैट इज नॉट परमिटेड इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में नहीं है। नंबर 2, हम लोग जैसे हम टीचर हैं तो हमको बच्चा सर करके या गुरुजी करके या माट साहब करके एड्रेस करता है। बिल्कुल, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, और सीधे नाम से है। अच्छा, हाँ जी, मिस्टर टंडन, नवीन। स्टूडेंट टीचर से बोलता है। हाँ, सुन लिए, वही बताया आपसे। तो उसमें होता क्या है, इट इज अ कल्चरल शॉक। हम आदि है गुरुजी शब्द सुनने के, रिस्पेक्ट सुनने के, और जब वहाँ का बच्चा हमसे ये कहेगा नवीन, तो हमको एक शॉकिंग लगता है कि ये 20 साल 18 साल का बच्चा हमसे कह रहा है नवीन करके। दीज आर द कल्चरल शॉक्स विच यू हैव टू फेस।
ये हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान जाने से पहले यहाँ बताया जाता है। अच्छा, आपको बड़ा सा अटपटा सा लगा, आपने टोका नहीं वहाँ? नहीं, मैंने अपना ढंग है काम चलाने का, क्योंकि उनका जो ग्रुप लीडर था हमारे साथ वो एक महिला थी। तो हमने उससे पहले ही कह दिया था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रोग्राम से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, एंड आई लाइक दैट यू जस्ट पास ऑन टू योर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। अच्छा। और फिर वो बात की, हम फिर वो फख्र करेंगे कि शी डिड इट, और हमारे सामने वो समस्या नहीं आई। हमने हमको बुलाना है, इट हैज़ टू बी मिस्टर टंडन, नॉट बाय नेम। एग्री हो गए थे वहाँ पे वो? हाँ, दे वर डूइंग इट लाइक दिस। हमने, बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड, बीइंग ए टीचर वी आर हैबिचुएटेड टू बी एड्रेस लाइक सर या गुरुजी या माट साहब या समथिंग लाइक दैट, तो दे वर डूइंग इट। अच्छा, और क्या? नंबर 2, आई डोंट वांट टू गो विद द कल्चर व्हाट यू हैव गॉट। ये हगिंग शगिंग वी डोंट वांट। इट मे बी नमस्ते, इट मे बी गुड मॉर्निंग, इनफ। जी, दे डिड इट। मतलब आपने वहाँ जाके ये चीज़ें भी बनाई रखी? 100%। और उनकी भी पॉजिटिविटी हमें देखनी चाहिए, वो भी मान हम आपको इसमें एक इंस्टांस बता दे, बड़ा छोटा सा। जी। एक बच्चा हमारे साथ था, कैनेडियन जी, और जो उसका काउंटर पार्ट था हमारा इंडियन लड़का, तो दोनों एक साथ मिलते थे। 15 अगस्त हमको वहाँ पड़ी थी, हम इंडियन फ्लैग यहाँ से ले गए थे। 15 अगस्त को हमने उनसे परमिशन लेके एक स्कूल के पोल के ऊपर फ्लैग लगा के फ्लैग होस्टिंग की। उस दिन हमारी पूरे के पूरे ग्रुप के मेंबर्स, वहाँ का प्रेस, मीडिया सब थे मौजूद, और सबके आने के बाद हमने फ्लैग होस्टिंग की वहाँ पर। और फ्लैग होस्टिंग करने के बाद हमने उनको बताया कि हम लोग क्यों फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो वो लड़का जो काउंटर पार्ट था कैनेडियन का, वो हमारे पैर छूता था जब मिलता था। अच्छा। और जब पैर छूता था तो हम कहते बेटा खुश रहो। उसका नाम था चिरदीप भट्टाचार्य जी। तो वो पैर छूता था, कहता था गुरु जी, हम कहा बेटा खुश रहो। उस 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग के बाद वो लड़का काउंटर पार्ट कैनेडियन आया हमारे पास जी। तो वो हमसे मजाक के धुन में बोला कि सर एवरी मॉर्निंग चिरू इज कमिंग टू यू एंड इज सेइंग गुरु जी एंड टचिंग योर फीट, व्हाई? तो हमारा जवाब था उसको, व्हेन यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग व्हाट यू आर डूइंग? बोले तो गुड मॉर्निंग। हमने व्हाट दे यूज्ड टू से? बोले से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमने फाइन, दिस इज इंडियन स्टाइल टू पे द रिस्पेक्ट, ही इज टचिंग माई फीट। देन बोला कि देन यू आर सेइंग समथिंग खशरो, व्हाट इज खशरो? आई एम इट इज नॉट खशरो, इट इज खुश रहो। इट मीन्स बी हैप्पी, हैव ए गुड डे, दीज आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द साइड ऑफ द सीनियर इन इंडिया। जी। उसके 2-3 दिन बाद जब वो लड़का मिलता था वो मजाक में पैर छूता था हमारे। अच्छा। और ऐसे ही गुरुजी कहता था और हम उससे खुश रहो कहते थे। आप विश्वास कीजिए, जब 6 महीने बाद वो यहाँ से जाने लगा तो एयरपोर्ट पे चिपट के खूब रोया। वो बोला सर आफ्टर बीइंग ऑन दिस प्रोग्राम आई हैव रियली कम टू नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट, एंड आई श्योर यू आई विल गो बैक टू माई कंट्री, आई विल गो विद द सेम रेस्पेक्ट टू माई ग्रैंडफादर्स। हमने अगर हमारी भारतीय संस्कृति एक भी चीज़ ले जाओगे तो हम थोड़ा सा आगे चलना, चुनाव हो आप उसमें रहते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त हो, ऑफिशियल्स जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू आप उन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये कुछ क्या किस्सा है इसका या फिर कुछ आप में है? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिंसिपल रहे वो नहीं जाते हैं और आपको स्पेशल बुलाया जाता है। नहीं, ऐसा था कि जब जनपद हमारा कन्नौज घोषित हुआ जी, उस समय अधिकारियों की संख्या कम थी। अच्छा। और उस समय के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्होंने अपने कामों को करने के लिए सहायता के रूप में हमको सबसे पहले ऑप्ट किया। अच्छा। 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम चूंकि विद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से ही हुआ करते हैं, उनके सहयोग बगैर नहीं हो सकते। वो होने के बाद उनके समझ में आया कि ये ठीक है आदमी। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, ईवीएम का समय आया, उन्होंने ईवीएम का दायित्व सौंपा। ईवीएम के इंचार्ज हम यहाँ रहे। उसके बाद में ईवीएम के इंचार्ज के बाद जब जनरल इलेक्शन में ईवीएम लगे तो ट्रेनिंग की टीम हमने तैयार की। उसी तरह कहा जाता है ना, एक आदमी का नाम जब किताब में लिख जाता है तो फिर आसानी से हटता नहीं। और वो ट्रेनिंग कराने के बाद इलेक्शन के उनको दिखाई पड़ा कि फुल प्रूफ ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद कोई भी मशीन गड़बड़ नहीं हुई, कहीं रिपोल नहीं हुआ। तो उनको इतना विश्वास जम गया था कि इलेक्शन के मामले में ट्रेनिंग का दायित्व प्रारंभ से अब तक वो हमारे सर में ही रहता है। वो चाहे उसमें ईवीएम्स में हो, चाहे उसमें वीवीपैट लग गया हो, 2000 से 2000 लगभग 20 साल हो गए हैं, चाहे बैलेट पेपर से हो, चाहे बैलेट बॉक्स से हो, पूरा का पूरा। नंबर 1, प्रारंभ में तो बहुत दिनों तक हम जिलाधिकारी महोदय के साथ वोटिंग के समय मूवी ग्राउंड पर रहते थे।
जी। जब ईवीएम शुरू शुरू में आई थी, कहीं गड़बड़ होगा तो क्या समाधान किया जाएगा, कैसे सही किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी, इसके बाद में थोड़ा सा ये देखा हमने कि जब सरकारी कार्यक्रम होते थे और बड़े बड़े कार्यक्रमों में इनको बाहर से एंकरिंग करने के लिए आदमी बुलाना पड़ता था। जी। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, एक हमारे यूपी स्टेट गवर्नमेंट के काउंसलर थे डॉक्टर D.K. वर्मा साहब जी। वो एंकरिंग बड़ी अच्छी किया करते थे, उनको एंकरिंग के लिए बुलाया जाता था यहाँ पे। और कहाँ के थे वो? लखनऊ से। लखनऊ से। और उनको आपको गाड़ी भेजनी पड़ती थी और पैसे भी देने पड़ते थे। वो आते थे और एंकरिंग करके चले जाते थे। तो हमको ये लगता था कि ये घंटे भर के लिए आए और थोड़ा सा बोले और चले गए, पर उसमें थोड़ा सा एक समझना नहीं पड़ता है कि अगर आप किसी मंत्री को संबोधित कर रहे हो तो किस तरह से संबोधित करना है। हम संबोधित करने में पद सम्मानित है, बिल्कुल, नाम नहीं है। एंकरिंग इज लाइक एन बिग आर्ट, इसे आर्ट। तो मैं ये गौर करता था, वर्मा जी करते क्या है, मैं करते तो कुछ है ही नहीं है। जो कागज पे जो पॉइंट मिनट टू मिनट लिख के दे दिया उसको कंडक्ट कर रहे हैं। उनसे मैंने ये कला सीखी। और फिर एक आध दो प्रोग्राम जब किए तो इसके बाद एक CDO साहब से बोले कि यार तुम इस प्रोग्राम में एंकरिंग तुम करोगे, हमने कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा बना, वो एंकरिंग के क्षेत्र में आ गए। तो इनकी जितनी मीटिंगें होती हैं जिलाधिकारी बुला लेते, हम चले जाते हैं, एंकरिंग काम होने लगा। अब वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनने लगा। अब योगा कार्यक्रम होता है तो वो भी ये प्लान बनाओ या इसको करवाओ। मोस्टली क्या, मुझे तो लगता है सारे ही प्रोग्राम आप हैंडल करते हैं। वो भी होने लगा। तो इस तरीके से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ऐसा बन गया कि जो भी हमारे अधिकारी होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। और एक बार आने के बाद हर अधिकारी की इच्छा होती है हमारा कार्यक्रम अच्छा सा निपट जाए। तो स्वाभाविक है, जो सहयोग हो सकता है वो। अच्छा, आपने रिप्लेस भी नहीं होने दिया, आपने EVM वाला जिम्मा संभाला, बिल्कुल एक्यूरेसी से किया, तो वो अभी तक मतलब कोई उसमें दूसरा आ भी नहीं पाया। एंकरिंग का काम किया आपने। हमारा सिर्फ इसमें कहना सिर्फ ये है कि किसी भी काम को अगर रियल अर्नेस्ट में डिवोशन के साथ हार्ड वर्क दे के ईमानदारी से किया जाएगा तो असंभव कुछ नहीं है। कठिन तो हो सकता है, काम सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असंभव शब्द डिक्शनरी में नहीं होता। हम आपको बताएं कि हमने अपने सर्विस टेन्योर में ट्यूशन्स पर्सनल नहीं किए। हम साइंस के आदमी होने के बाद नहीं किए हमने कभी। टॉपर पढ़ाई में हम नहीं रहे, बेसिकली स्पोर्ट्समैन थे। यूनिवर्सिटी खेले, यूनिवर्सिटी खेलने के बाद यहाँ पे आके बच्चों के साथ खेले, खिलाए, सिखाए। उसके बाद में NCC में चले गए। रिज़ल्ट आपको जो वांटेड है उससे अच्छा दिया हमने। इवन जिस साल कनाडा गए उस साल भी कोर्सेज पूरे किए हमने, लौट के आगे पूरे किए कोर्सेज। 6 महीने बाहर रहे स्कूल से हम जी। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों के साथ उसमें मखौल किया हो। तो प्रश्न ये है कि जो आपको कार्य दिया गया है, जो दायित्व दिया गया, उसका निर्वाह अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर सही को सही कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर काम नहीं बनता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस क्षेत्र में भी आप काम करें, वो चाहे अध्यापन का क्षेत्र हो, चाहे क्रीड़ा का क्षेत्र हो, क्योंकि एक अध्यापक का रोल बड़ा डिफरेंट रोल है। आज के और तब के अध्यापक में इतने अंतर। हम लोग क्लास के अंदर स्टूडेंट होता था, हम टीचर होते थे जी। गेम्स ग्राउंड के ऊपर वो भी खिलाड़ी था, हम भी खिलाड़ी थे। कल्चरल स्टेज के ऊपर वो कलाकार था, हम भी कलाकार थे। लेकिन ये सब बातों को करते करते ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता था कि हमारे और इसके बीच में टीचर और टॉट का डिफरेंस रहे। उतनी छूट देते थे जितनी छूट तक परमिटेड थी। एक अध्यापक से अपेक्षा की जाती, वो सड़क पे खड़े होकर चाट नहीं खाएगा, चाय की दुकान पे बैठ के चाय नहीं पिएगा, पान मसाले की दुकान पे पान और पान मसाला और सिगरेट नहीं करेगा। प्रयास मैंने नहीं किया 40 वर्ष में, कभी भी सड़क के ऊपर हमको किसी लड़के ने देखा नहीं होगा। जी। आपकी 2 आंखें देख रही हैं 1000 बच्चों को, वो 2000 आंखें देख रही हैं आपको अकेले। बिल्कुल। आपके एक एक कार्य के बारे में जितना बढ़िया असेसमेंट, जितना बढ़िया क्रिटिक आपका स्टूडेंट है, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आपका मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आप अपने आप में एक एग्जाम्पल होते हैं। आप एग्जाम्पल होते हैं। आपकी इज्जत हथेली पे रखी है। बिल्कुल। चाहे तो हर एक वक्त, हर वक्त। ये मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, कन्नौज का गौरी शंकर मंदिर है, इसकी भी उन्होंने अपनी इसमें दिया है, इसको भी जगह है। आप देखिए, ये फेसबुक की पास्ट बुक है, इसको भेजा है कुरियर के थ्रू फेसबुक ने। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अजीब ही चीज़ है, बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है। और उसके साथ ही मैं आपसे अब एट लास्ट ये जानना चाहूँगा, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में
बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, हम देख रहे हैं तमाम काफ़ी सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में तमाम काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, आसपास खबरें आती हैं। तो ऐसे में हर एक वर्ग, वो बड़ा वर्ग भी होता है, एक यंग एज भी है और बच्चा वर्ग भी है। तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं, आप चूँकि काउंसलर भी हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग मोटिवेट भी करते हैं, तो ऐसा कुछ क्या करना चाहिए इस वक्त कि हम उन सारी चीज़ों से ध्यान ही हटे? देखिए ऐसा है, ये जहाँ तक कोरोना पेंडेमिक का सवाल है, ये केवल हमारे राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते जा रहे हैं हमारे विश्व के अंदर विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग ढंग से इसने जी अपना धाक जमाई, कहना चाहिए वहाँ की जड़ें हिला दी, वहाँ की इकनॉमी हिला दी, और उसी रूप में वो हमारे हिंदुस्तान में भी है। ये तय है कि इसके फैलने का माध्यम, इसके प्रवेश करने का माध्यम किसी भी जीव के शरीर में मुख्यतः मुंह और नाक के थ्रू है। जी। तो एक बात तो सुनिश्चित है कि मास्क का प्रयोग बाहर घर से निकलते ही अवश्य करें, पहली बात। दूसरी चीज़ कि जब दो आदमियों के बीच में अगर हम कम से कम 5-6 फीट की दूरी जैसी बताई जाती नहीं रखेंगे जी। तो होता ये कि हमारे बोलने से जो भाप निकल रही है, इस भाप के साथ भी ये विषाणु जाता है, और ये विषाणु अगर जाएगा और आप मास्क नहीं लगाएं तो इसको प्रवेश करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए मास्क ऐसा होना चाहिए हमारा नाक और मुंह दोनों बंद रहे। एक बात, डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये विषाणु अगर हमारे हाथ में लगा है या कपड़े में लगा है और हमारे आपके बीच का डिस्टेंस उतना मेंटेन नहीं है, तो वो विषाणु हमसे आपके शरीर पर लग जाएगा, और जब आप अपने घर जाओगे तो घर में प्रवेश कर जाएगा, और घर में प्रवेश करने के बाद वो क्या रूप लेगा वो सामने आ रहा है। दो चीज। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा हमारा हाथ एक ऐसा माध्यम है जो चेहरे पे बार बार लगता है। तो हाथ को यदि हम कम से कम 20 सेकंड तक बताई गई विधि से साबुन से कायदे से धोएंगे तो विषाणु खत्म हो जाता है। चूंकि इस विषाणु की जो बाह्य परत है वो साबुन के लगने के बाद वो परत प्रोटीन की घुल जाती है और इसका आरएनए बाहर हो जाता है, जिसके बाद ये इफेक्टिव नहीं रहता। और यदि हम कहीं बाहर हैं तो हमको सैनिटाइजर अपने साथ रखना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। केवल सैनिटाइजर का प्रयोग भी घातक है, क्योंकि अगर आप घर में और बाहर सब जगह सैनिटाइजर ही दिन भर यूज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लॉन्ग रन में सैनिटाइजर आपके स्किन डिजीज पैदा करता है। तो सबसे बढ़िया उसका तरीका है साबुन से हाथ धोना। आप घर पे भी हैं तो दिन में 2-3 बार 4 बार कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे बाद साबुन से हाथ धोते रहिए, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी हमारी दिनचर्या में कुछ हमको योग को स्थान देना चाहिए, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। आप योग करते हैं? हम करते हैं। लगभग एज कितनी है आपकी? हमारी एज 73 वर्ष की है। 73 ईयर्स। हाँ, और हम योग पिछले 11 वर्ष से कर रहे हैं जी। श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी के हम शिष्य हैं, वो चित्र सामने रखा हुआ है जी। और इनकी एक यौगिक साधना है सुदर्शन क्रिया जी, उसको आप करते हैं? हम करते हैं। आप देख रहे हैं 73 ईयर्स की एज है, और आप तो नॉर्मली देखते रहते होंगे, मतलब ये फिटनेस 73 ईयर्स की एज पे होना आज के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिलती है। हमको प्रातःकाल 1 घंटा और 10-15 मिनट समय लगता है जी, वो हमको अपने शरीर के लिए चाहिए। तो ये एक संपुट टाइप का नहीं है, आपके सामने एग्जाम्पल है योग का, किस तरह से आपको करना है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये और कुछ स्पेशल जो कुछ कर सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? तो समाज में हमारा मानना ये कि जो हमारे इस पैनिक से कैसे बचें, जो एक घबराहट है, उससे पता है ना, ये 3 काम करने के बाद जी जरूरी काम के लिए बाहर निकलें, अन्यथा अपने को घर में रेस्ट्रिक्ट रखें। ये वायरस ही धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा और वैक्सीन आने के बाद ही इसके ऊपर रोक लगेगी, अन्यथा ये वायरस निश्चित रूप से पूर्ण रूप से मर के जाने वाला नहीं है। आप अपने को बचाएं और ये मान के बचाएं कि सामने जो बैठा व्यक्ति है ये संक्रमित है। जिस समय ये मान लेंगे तो आप अपने आप अपनी सुरक्षा करने लगेंगे। अच्छा, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? हम देखते हैं। न्यूज़ से भी बोला जा रहा है बहुत घबराहट है लोगों को, बहुत पैनिक न्यूज़ उससे भी आ रही है। हम जो दिन भर देखता है वो घबराता रहता है। एक टाइम है आपका? केवल टाइम हमारा फिक्स है, दोपहर में 4:45-5 बजे 18 पे आती है। हम उसको सुनते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट ये रहता है कितनी संख्या हुई, कितनी संख्या गए हैं। इसके अलावा हम न्यूज़ दिन भर देखता है उसको लगता है महाराष्ट्र में ये हो गया, बंगाल में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फ्रांस में ये हो गया, इटली में, वो यही कहानी पढ़ता रहता है। दिन भर अपने को उसमें इन्वॉल्व न करें। बिल्कुल सीधा साधा है इस पेंडेमिक से कंट्रोल का ये 3 साधन
अपने आप अपनाते रहें आप। उसके अलावा ज़रूरी काम में ज़रूर निकलें। मैं इसको कतई नहीं मानता, हालांकि कहा जाता है 10 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बहुत होता है। मैंने पूरी लिस्ट देखी, कन्नौज के 144-45 संख्या कल तक थी जी। आज भी 7 निकले हैं, शाम को रिपोर्ट आई है। 144-45 150-52 संख्या हुई, 60 इसमें ठीक हो चुके हैं, 90 के आसपास अभी संक्रमित चल रहे हैं जी। पूरी पूरी लिस्ट को अगर आप पढ़ लीजिए, मुश्किल से आपको 15 या 20 लोग मिलेंगे जो इस एज ग्रुप के हों, 60 से ऊपर वाले। बाकी सब 60 से नीचे के हैं। इसके 2 रूप हैं, या तो वो इतने समझदार हैं 60 से ऊपर वाले कि बाहर निकलते नहीं जी, या उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता इतनी है कि उनके ऊपर विषाणु हावी हो पाया नहीं जी। लेकिन यही है कि इससे सुरक्षा की सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप घर पे निकलें, घर से जाएं, ये मान के चलें कि सामने वाले संक्रमित है। थोड़ी सी समझदारी ही इसका उपाय है। और इससे घबरा करके आप कुछ नहीं कर सकते, अपने को डिप्रेशन में डालने की सिवा। हम आपको ये भी बता दें कि ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति किसी 60 से ऊपर वाला व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग में ग्रसित हो जाता है, तो उसकी औषधि बराबर लेता है। अगर आप एक दवा लगातार खाते रहोगे तो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, आप जिस सुदर्शन क्रिया को कर रहे हैं उसमें आप कोई अभी रोग ऐसा कुछ है आपको कुछ ऐसी बीमारी जैसे होती है डायबिटीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें? हमारे डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है जी। हमारे ज़बरदस्त अटैक हो चुका है। अच्छा। सन 2002 में और एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं एक बार और उसके बाद से अब तक चल रहे हैं। रोज़ एक्सरसाइज भी करते हैं, दिन भर अपनी रूटीन करते हैं, उधर सोचते भी नहीं हम। अब तो भैया योग बहुत ज़रूरी है। आपके सामने एग्जाम्पल सेट है और कितने एग्जाम्पल दिए जाएं आपको, तो इस योग को आपको साधन अपनाना है। पूरा इसका यही है, समझदारी थोड़ी सी बचाव है, बाकी इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कतई नहीं। तो ये थे हमारे साथ NC टंडन यानी नवीन चंद्र टंडन सर। बताया आपको किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, जो कुछ शिक्षा व्यवस्था थी उस पर तीखे प्रहार, असलियत थी वो बताई, क्योंकि उन्होंने कहा भी है सीधी कि आपके अंदर जो सवाल और सटीक जवाब देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बताई उन्होंने, बिना डरे बिना कुछ रुके सीधी बात आपसे कही। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से, किस तरह से टीचर्स को क्या करना चाहिए वो भी बताया। बच्चे इस कोरोना लॉकडाउन के क्या कर सकते हैं, उनके परिवार किस तरह से कॉपरेट उनको कर सकते हैं वो भी बताया। उसी के साथ बताया कि जो एक पर्दा उठता नहीं था, कि बहुत सारे लोगों का मुझसे भी सवाल रहता था जब मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश की, ये मेजर क्यों लगाते हैं जबकि प्रिंसिपल रहे ये, तो वो भी आज चीज़ें साफ हो गई, क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी रहती है कि इतना सरकारी अफसरों से और सरकारी कामों में इतना जुड़ाव कैसे हो गया। हर काम यही देखते हैं, एंकरिंग का हो, चुनाव के समय हो, चर्चा आती रहती है, वो भी आपके सामने चीज़ें बताई। उसके साथ ही सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जो पैनिक हैं लोग, वो भी बताया कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर किसी को समझनी बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की तो बात ही नहीं बनती है। योग को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से हम अगले हफ्ते फिर लाएंगे आपके सामने किसी एक ऐसे शख्स को। तब तक आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। लॉकडाउन चूंकि धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं चीज़ें, तो आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वायरस जो है वो तो आपका मतलब मुंह खोले बैठा ही है। आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है क्योंकि आप समझदार हैं। तो आप ना थोड़ा सा बचाव करिए, थोड़ा सा चीज़ें ठीक रखिए, घर से कम निकलिए, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिए, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।